नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। उत्तराखंड की सियासत हर पल करवट बदल रही है। कल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को रद्द कर दिया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत यथास्थिति बना दी। अगली सुनवाई 27 तारीख को होगी। न्यूज नेशन में मेरे साथ खुद मौजूद हैं निवर्तमान मुख्यमंत्री हरीश रावत। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरीश रावत जी। आप बहुत जल्दबाजी में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपने मन बना लिया कि आप चुनाव में ही जाएंगे बस। देखिए, अनंतो गत्वा तो जनसेवक को हमेशा जनता की शरण में ही जाना पड़ता है, तो मैं भी जनता की शरण में जाऊंगा और उनकी शरण में हूं और उनका संरक्षण भी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पल पल सियासत बदल रही है। परसों मैं एक सर कटा हुआ बर्खास्त मुख्यमंत्री था, कल हाईकोर्ट की कृपा से जो है पुनर्जीवित मुख्यमंत्री था और आज जो है सुप्रीम कोर्ट की कृपा से निवर्तमान मुख्यमंत्री हूं। तो लेकिन मैं जितना आपको पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मैं जितना आपको पढ़ पा रहा हूं, नहीं होना ये चाहिए था कि मैं जितना आपको पढ़ पा रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है या आप अंदर से ये महसूस कर रहे हैं कि मैं परसेप्शन की लड़ाई जीत गया हूं। यानी उत्तराखंड की जनता की अदालत में कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि आप दूसरों से आगे हैं। देखिए, मैं तो सर झुका करके विनम्र भाव से छोटी छोटी शुरुआतों के जरिए, छोटे छोटे कामों के जरिए अपने राज्य की सेवा कर रहा था। जो मुझे मैंडेट था मैं उसका पालन करने का काम कर रहा था। अब कुछ लोगों को नागवारा गुजरा, उन्होंने मेरी पार्टी के अंदर धन बल से, सत्ता बल से, हर तरीके के आकर्षण से दल बदल करवा दिया। दल बदल चलिए वहीं नहीं रुके, दल बदल के बाद भी जब गवर्नर साहब ने कहा आप बहुमत हासिल करिए, तो लोगों ने मुझसे कहा कैसे अपना बहुमत सिद्ध करोगे। मैंने कहा देखो, दो ही तरीके होते हैं, चुनाव में या हार होती है या जीत होती है। उसी तरीके से सदन के पटल पर भी आप या बहुमत सिद्ध करते हैं या बहुमत खोते हैं। यदि मैं बहुमत सिद्ध कर जाऊंगा तो मैं फिर मनोभाव से अपनी सेवा के काम में जुड़ जाऊंगा, और यदि बहुमत खो दूंगा तो मैं लोगों विधानमंडल को धन्यवाद दूंगा। आप अपनी पिक्चर बता रहे हैं, लोगों को धन्यवाद देते हुए। हरीश रावत जी, आप अपनी बात बता रहे हैं जी। लोग तो ये कह रहे हैं कि ये तो हरीश रावत का प्लान था। हरीश रावत ने सबसे पहले सतपाल महाराज जो सबसे बड़े कांटे थे उन्हें दूर किया, फिर विजय बहुगुणा को दूर किया, फिर हरक सिंह रावत को दूर किया, और अब हरीश रावत वन मैन आर्मी हो गए जिनके सामने आज कोई रुकावट नहीं है। वो एकमात्र अब कांग्रेस की सियासत के सबसे बड़े महानायक हो गए। देखिए ये एक संयोग हो सकता है, एक बात, स्थितियां हो सकती हैं। मुझे बड़ा गहरा दुख है कि हमारे ये लोग बीच में साथ छोड़ करके भाग खड़े हुए, अलग अलग आकर्षणों के कारण भाग खड़े हुए, और मुझे शक है कि इतिहास इनको कल किस रूप में कहाँ पे देखेगा, ये कहाँ पे खड़े होंगे। और इस समय भी जिस तरीके से, बल्कि हमारे जो अभी अभी गए हुए साथी हैं, कोई उनको नाला बता रहा है, कोई उनको छोटे पापी बता रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो गरम आलू हो गए हों। कभी उनको कोहनूर समझ करके सर पर सजा रहे थे और अब जो है उनको कह रहे नहीं तो हमारी पार्टी में ही नहीं है। तो बहुत सारी लेकिन आप उनका तर्क सुनिए ना, भाग्य में लिखी। अगर कोई आज विजय बहुगुणा से बात करे, अगर कोई हरक सिंह रावत से बात करे, हरीश रावत जी, वो ये कहते हैं कि हरीश रावत ने हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी थी कि हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा, हर चीज हरीश रावत तय कर रहे थे। यहां तक कि उनकी मिनिस्ट्री में भी बराबर इंटरफेरेंस हरीश रावत का रहता था। उनको नहीं पता रहता था, उनका सचिव डायरेक्टली जो है हरीश रावत के पास जाता था, उनसे बात करता था। आपने कोई रास्ता उनके लिए नहीं छोड़ा, ये उनका तर्क है। देखिए, यदि ये हरक सिंह जी का तर्क है तो इसका मतलब वो बहुत कमज़ोर इंसान है, और नहीं तो सत्यता तो ये है कि मैं सौभाग्यशाली मुख्यमंत्री हूँ जिसके मंत्रिमंडल में वो 2 साल तक रह लिए। वो तो टिक ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अनंत हैं, उनकी आवश्यकताएं भी अनंत हैं, उनकी दूसरी चीज़ें भी जो है अनंत हैं। तो अनंत अनंती में कभी मिल जाता है। देखिए आगे क्या होगा, ये छोटे भाई हैं, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, मगर लेकिन अगर ये छोटे भाई कभी वापस आने की कोशिश करें, ये 9 लोग कभी वापस आने की कोशिश करें, क्या आप तैयार हैं? क्या ये अगर माने कि साहब हाँ हम पार्टी छोड़ के चले गए, वापस आना चाहते, इनके रास्ते कभी खुले या पूरी तरह आपने बंद कर दिए?
नहीं, अब कुछ साथी तो हमारे ऐसे हैं, ये जिस घर में गए हैं उसी घर को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है। तो ये तो कांग्रेस का सौभाग्य है कि कांग्रेस से चले गए। कम से कम छोटा मोटा जितना डैमेज है कांग्रेस समय पर इसको रिपेयर कर लेगी, उसकी भरपाई कर लेगी। मुझे अफसोस इस बात का है कि विजय बहुगुणा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और जिनके साथ एक इतिहास था, सेकुलरिज्म का इतिहास था, सब चीज़ें थी, अरे मुझको छोड़ करके चले गए। अपने पिता की सेकुलरिज्म की उस परंपरा को छोड़ दिया और आप चप्पा चप्पा भाजपा कहते हुए, उनकी भाजपा जिंदाबाद कहते हुए उनके साथ चले गए जो सांप्रदायिकता की ताकतें हैं। नहीं, लेकिन तो रावत जी आपके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि साहब खनन में घोटाला हो रहा था, शराब में घोटाला हो रहा था, राशन में घोटाला हो रहा था, नारी निकेतन कांड, टेलीफोन टैपिंग कांड, ये सारे आरोप वो आप पे लगा रहे हैं। देखिए, नारी निकेतन कांड की मैंने खुद बड़ी उच्च स्तरीय जांच भी करवाई, न्यायिक जांच के लिए भी किया है, महिला आयोग ने भी उसमें अपने तरीके से जांच की है, उनकी रिपोर्ट भी सबमिट हो गई है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारे ही प्रयासों से नारी निकेतन जो है एक हिंदुस्तान के बहुत एक मॉडल नारी निकेतन के रूप में निखर करके सामने आया। और जो कुछ नारी निकेतन में होता रहा है वो कोई नया नहीं थी। जो मौतें आदि हुई हैं 2009 से लगातार होती आई थी। तो यदि वो समझते हैं 2009 से सब मौतों के लिए उनके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं तो भाजपा स्वतंत्र। लेकिन सर आप सीरियस नहीं है हरीश रावत जी। रहा सवाल जो एक सेकंड जो उन्होंने खनन का आरोप लगाया, मैं ऑन रिकॉर्ड मैं विधानसभा में भी कह चुका हूँ और जगह भी कह चुका हूँ, विजय बहुगुणा जी के समय में 500 से ज़्यादा खनन पट्टे दिए गए और क्रैशर के पट्टे दिए गए। मैंने तो कहीं कोई नहीं दिया है, जांच करवा लें जिससे भी करवाना चाहें। अब विजय बहुगुणा जी उनके नेता हैं, यदि उस समय उन्होंने माफिया को दिए हैं तो भाई तो माफिया को तो दिए जांच तो आप करवाएंगे हरीश रावत जी। अगर वो 500 पट्टे इलीगल तरीके से दिए गए हैं तो ये हरीश रावत की जिम्मेदारी है कि जांच कराएं और जो गलत है उसको सजा मिले। मैं यदि वो ऐसा हौसला रखते हैं तो मैं जांच करवाऊंगा, तो यदि मुझे अवसर मिलेगा। और जो गलत सर, लेकिन आपने लोकायुक्त का गठन नहीं किया सर। लेकिन आरोप भाजपा ने आरोप एक सेकंड सुन लेना, आरोप भाजपा ने लगाया है। भाजपा की सरकार है देहरादून में भी और दिल्ली में भी, क्यों नहीं सीबीआई से जो है खनन पट्टों की सब जांच करवा लेते हैं। दूसरा, आपने शराब की बात कही, मैंने प्राइवेट हाथों से लेकर के शराब का व्यापार जो है सरकारी संस्था को दिया, मंडी को दिया। मंडी के मंत्री जो है हरक सिंह रावत जी थे, मंडी के चेयरमैन शैलेंद्र मोहन सिंघल थे, दोनों उनके साथ हैं। यदि मंडी माफिया थी तो ज़रूर मेरे ऊपर जांच होनी चाहिए, ज़रूर उसकी वो करवा लें। और दोनों के जो नायक डिप्टी नायक थे वो आज भाजपा के नेता हैं। उन्होंने जो और कुछ जो है भाजपा जमीनों के आरोप इत्यादि जो लगे हैं, भाजपा के नेताओं ने तो एक लाइन में आप कह रहे हैं कि राज्यपाल उसकी जांच करा लें, जमीन माफिया होने का आप कह रहे हैं। लेकिन आपने लोकायुक्त का गठन क्यों नहीं किया सर? आप कहते थे मैं उत्तराखंड से भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। हरीश रावत ने लोगों को यह भरोसा दिया, आप चिंता मत करिए कि मैं उत्तराखंड से भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। बट सर आप सीरियस कहा, आपने लोकायुक्त का गठन नहीं किया। मैं अभी आ रहा हूं आपके पास, मैं आपके पास उसका जवाब लेकर के भी आ रहा हूं। आप पहले मेरा एक जवाब तो सुन लीजिए। मैंने प्रेस करके कहा है, गवर्नर को ज्ञापन दे करके कहा है कि साहब मेरे कार्यकाल की 2014 से 2016 तक की आप जांच करवा लीजिए। मैं वॉलंटियर कर रहा हूं किसी तरीके का। यदि मैंने कोई ऐसी संपत्ति अर्जित की है जो नहीं होनी चाहिए थी तो उसको जब्त कर लिया जाए और मुझको जो सजा उचित दी जा सकती है दी जाए। मैं तो इसीलिए जमीन बेनामी संपत्ति लोकायुक्त के मामले में आप क्या कहेंगे? अब रहा सवाल आपने लोकायुक्त, मैं आपके पास आ रहा हूँ लोकायुक्त का। मैं जिस समय मुख्यमंत्री बनकर के आया, आपको तो मालूम है राज्य की हालात क्या थी। 70% भूभाग अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। आदमी की कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, मैंने उन प्रायोरिटीज़ को पहले ठीक करने का काम किया। फिर ये 4 धाम के बाद जो है नंदा जात आई, दूसरी और यात्राएं प्रारंभ हुई। मैंने राज्य को एक ठीक मॉडल पर खड़ा करने का काम किया और जैसे ही मुझको अवसर मिला मैंने लोकायुक्त की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी और उसके लिए चयन समिति गठित करके मैं गया हूँ और सब प्रक्रियाएं गठित। लेकिन सर बहुत चिंता होती है, समय भी लोकायुक्त मैं कुछ और फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ हरीश रावत साहब। आपके डिस्ट्रिक्ट खाली हो चुके हैं सर। मैं लोकायुक्त
एक सेकंड, लोकायुक्त के जो गठन की प्रक्रिया है वो बड़ी टाइम कंज्यूमिंग है और मैंने प्रक्रिया प्रारंभ की है और इन दोस्तों की इच्छा के विपरीत मैंने वो प्रक्रिया प्रारंभ की है जो मेरे ऊपर आरोप लगाने सर, मैं कुछ सवाल आप सीधे आपसे कर रहा हूं सर। आपके कई डिस्ट्रिक्ट जो है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसको मैं खड़ा कर दूं। ओके सर, आपके कई डिस्ट्रिक्ट हैं जो खाली हो चुके हैं। अल्मोड़ा में 36,401 घर खाली हो चुके हैं, टिहरी में 33,689 घर खाली हो चुके हैं, पौड़ी में 35,654 घर खाली हो चुके हैं, पिथौरागढ़ में 22,936 घर खाली हो चुके हैं और आपके अल्मोड़ा और पौड़ी में सर माइनस पॉपुलेशन ग्रोथ चली गई है। सर, अगर मैं जैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री हूं तो मेरी तो रात की नींद चली जाए। आप बिल्कुल, मेरी भी रात की नींद जो है इसने उड़ाई है, इसीलिए मैं रात दिन काम करता रहा हूं। और आप मेरे बजट को देखिए, ये 2 साल के अंदर जो मैंने इनिशिएटिव लिए हैं उन इनिशिएटिवों का आगे का ब्यौरा है, तखमीना है और आगे का रोड मैप है जो अगले 5 साल इम्प्लीमेंट हो। और मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ जिसने सीधे सीधे एड्रेस करके कहा है कि मैं 4 साल के अंदर पलायन को रोकूंगा और 7 साल के अंदर जो आज अवसरहीन क्षेत्र हैं उनको अवसर युक्त क्षेत्रों में बदल करके रिवर्स पलायन की स्थिति खड़ा करूंगा। मेरे आप चाहे किसी तरीके के छोटे जो मैंने पहले बजट पे पैसे देते हैं सर, जो मैंने छोटी पहले, हाँ मेरे पास है वो लिस्ट। आपने गरीब गांव, गुरुजी, गन्ना, गुड़, गाय, गौशाला, गोचर, गंगा, गाड़, गधेरा, घौद, गलगल, गेटी, गदवा, गडेरी, मेरे को मालूम है आपने इन सब चीजों के लिए आप कहेंगे काम किया है सर। यही तो उत्तराखंड है, यही तो उत्तराखंड है, यही तो गांव है, यही तो राज्य आंदोलन का सत्व है। मैंने इन सबको एड्रेस करने का वो किया है और इन सब के लिए रोड मैप बनाया, सब पर कार्रवाई की है। आज जो मडुआ आपका 5 रुपया किलो नहीं बिकता था, आज 40 रुपया से लेकर के 50 रुपया किलो बिक रहा है। सर आप कहेंगे चावल जो है हिंदुस्तान का सबसे महंगा चावल है। आप देखिए ना, आप बजट की बात करते हैं, मोदी की अरहर की दाल के साथ जो है गहत की दाल मुकाबला कर रही है मार्केट के अंदर। रावत जी, आप बजट की बात करते हैं सर, मिले लोगों को छोटी पहले हों। आप देखिए आपका नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है। आपका 40,422.20 करोड़ का टोटल बजट में केवल 15,931.60 आपका प्लान एक्सपेंडिचर है। आप कह रहे हैं मैं विकास करूंगा, आपके पास पैसे नहीं है सर। आपने एक दूसरा पक्ष नहीं देखा कि ये हरीश रावत ही पहला मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का जिसने 1500 करोड़ रुपया अलग अलग स्रोतों से साधन सृजन करने का काम वो बनाया है, रोड मैप बनाया है। इस साल के बजट में हमने 1500 करोड़ रुपया जो है अलग अलग तरीकों से, जैसे जिसमें जो हमारे जल विद्युत परियोजनाएं हैं उन पर जल कर लगा कर से ले करके हमने बहुत सारे। सर एक आखिरी सवाल सर, एरियाज खोजे। सर एक आखिरी सवाल, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं उत्तराखंड जैसे रोजगार परक राज्य के लिए नॉन प्लान व्यय में घबराने वाला मुख्यमंत्री नहीं हूं। हाँ, मैं संसाधन पैदा करने के लिए चीजों का उपयोग करूं। सर मैं एक आखिरी सवाल कर रहा हूं आपसे सर, करने वाला मुख्यमंत्री सर ये आपके लिए बहुत जरूरी है सर। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंस रिसर्च बेंगलुरु ने कहा, जिन्होंने नेपाल को वार्न किया था भूकंप को लेकर, उनके जियोलॉजिस्ट ने यह कहा कि अगला भूकंप उत्तराखंड में कभी भी आ सकता है और यह नेपाल से भारी तबाही मचाएगा। आप सोचिए सर, आप सब लोग राजनीतिक अपनी सत्ता बनाने, तोड़ने, जोड़ने में लगे, लेकिन उत्तराखंड की जनता की फिक्र किसको है? मैंने इसका संज्ञान लिया। मैंने इसीलिए जो है SDRF से लेकर के स्टेट डिस्ट्रिक्ट में भी यूनिटें खड़ी की और मैंने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसको माइक्रो लेवल पर खड़ा करने का काम किया है। ट्रेनिंग हुई हैं, जहाँ जहाँ सब नियुक्तियाँ होनी थी उसकी नियुक्तियाँ की गई हैं। सब तरीके की जो बंदोबस्त इत्यादि किए जाने की ज़रूरत है वो किया है। SDRF की बटालियन ने मैंने खड़ा करने का काम किया है। वॉलंटियर कोर जो है अलग अलग उनकी हम स्थापित करने का काम कर रहे हैं। मैंने इस वार्निंग को बहुत गहराई से लिया है। हाँ, मुझे हरीश रावत जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से जुड़ने के लिए। अब देखना यह है कि अगला घटनाक्रम क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी आपसे जुड़ने के लिए।